कंफ्यूजन है मन में। ये ठीक है, ये ठीक है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए सुबह का सत्र हुआ। हमने सुबह के सत्र में देखा कि वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इनके भयावह परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। परिणाम स्वरूप ऐसी नौबत आने वाली है आगे भविष्य में कि अगर हम इस वैश्विक तापमान वृद्धि को, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाते, जलवायु परिवर्तन से जो विनाश हो रहा है उसको नहीं रोक पाते, अगले 10 साल के बाद खेती बिल्कुल नहीं होगी। घर घर में हर एक को कैंसर होगा, डायबिटीज, मधुमेह होगा। ये निश्चित है, ये निश्चित। जो मैं कह रहा हूं अनुमान नहीं है, ये वास्तविकता है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? क्या है वैश्विक तापमान वृद्धि? क्या है? और सभी कृषि तकनीक का उनसे क्या संबंध है? सुबह देखा कि गो आधारित कृषि, जैविक कृषि ऑलरेडी था, इनके माध्यम से विशाल मात्रा में हरितगृह वायु, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है और वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है। ये जो गोबर खाद का गड्ढा है, पाउडर मैन्योर पिट, और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का ढेर है, उसके अंदर आप अगर हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। इतनी भयावह उष्णता होती है। सही बात है। ये क्यों होती है? क्योंकि वहां विघटन क्रिया नहीं होती। There is no decomposition process there. वहां सड़ने की क्रिया होती है, स्पॉइलिंग प्रोसेस। और वे जीवाणु करते सड़ने की क्रिया को, जिनको उनके जीने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वायु विहीन जीवाणु, अनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है मिथ्योनेज। एक गोबर के खाद के खड्डे में, वो ढेर में, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के ढेर में ये प्राणवायु विरहित जीवाणु और एरोबिक बैक्टीरिया जो सड़ाने की क्रिया करते हैं, उस सड़न क्रिया में से विशाल मात्रा में मीथेन निर्माण होता है। मीथेन, कीटोन निर्माण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु निर्माण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण होता है, अमोनिया निर्माण होता है, और बहुत सारे ऐसे दुर्गंध पैदा करने वाले वायु तैयार होते हैं।
उनमें से मैक्सिमम महत्तम मात्रा में मीथेन होता है। ये मीथेन सड़न क्रिया से हवा में आता है, हवा में स्थिर रहता है 20 साल तक, निष्क्रिय नहीं बनता। ये मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह वायु है, वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ाता है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। साइंटिफिक ट्रूथ है, चैलेंज है, सिद्ध करे। मैं बहुत बोलता हूं, झूठ है, खुला चैलेंज है लोगों को। मूर्ख बना रहे हो, वो आधारित कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि, देश को गुमराह कर रहे हो। इतना ही नहीं, धान की खेती में पानी भरा जाता है, अब गन्ने की खेती में पानी भरा जाता है। अरे गन्ने में पानी है, पानी में गन्ना है, इतना पानी भरा जाता है। जहां भी पानी ठहरता है, धान की खेती में, गन्ने की खेती में, उस भूमि के पूर्व फसल के अवशेष सड़ने लगते हैं। Some pathogenic bacterial species are activated, yes, that, और वो सड़न की क्रिया करते हैं। उसमें मेथोजेन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से विशाल मात्रा में ये मीथेन उत्सर्जित होता है। धान की खेती में, पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जहां भी धान की खेती होती है, ये मीथेन की निर्मित करते हैं। ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा है। अगर इस विनाश को रोका नहीं गया, भयावह खाद्य सुरक्षा का सवाल खड़ा होने वाला है। गए साल माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भाई साहब ने कोरोना काल में गेहूं का निर्यात किया गरीब देशों को। अच्छा निर्णय था कि हम भूखे लोगों को नहीं रख सकते। अकस्मात गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। सडनली दे स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द व्हीट। व्हाई? क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि गए साल पूरे उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन 30% घट गया, 30% रिडक्शन। क्यों? ये गेहूं का उत्पादन 30% क्यों घट गया? नाउ इट इज एस्टिमेटेड, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार इस साल 40% घट हुई। अब इसको रोका नहीं गया। ये गेहूं का उत्पादन क्यों हो रहा है? इसका वैज्ञानिक कारण है, आपको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, इसकी निर्मित कैसे होती है? ये सूरज की किरणें आती है, सूरज की रोशनी आती है, उसमें फोटोन कण के रूप में सौर ऊर्जा आती है, सोलर एनर्जी आती है। साथ में अत्यंत घातक रेडियोधर्मी विकिरण भी आते हैं। Radioactive radiations are also coming with the solar energy on the earth. इसमें अतिनील किरण, अल्ट्रावायलेट रेज आर मोर डेंजरस। ये सूरज के रोशनी से अतिनील किरण आते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आते हैं,
और अगर ये पृथ्वी पर आए, पौधों पर गिरे, पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करे। जो हरा पत्ता होता है, हरा पत्ता, ये हरे पत्ते को बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे छेद होते हैं, सूक्ष्म छेद होते हैं। ये सूक्ष्म छेद होते हैं, इसको कहते हैं सूक्ष्म छेद। स्टोमेटा। ये सूक्ष्म छेद चारों ओर से सुरक्षा कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, जो गेटमैन का काम करते हैं। ये सुरक्षा कोशिकाएं हैं। गार्ड सेल्स। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इन छेदों में से एक कार्बन अंदर जाता है। तो क्या सौर ऊर्जा लेते हैं, इन्हीं छेदों में से सौर ऊर्जा अंदर जाती है और प्राणवायु इसी छेदों से बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से खाद्य निर्मित के लिए आवश्यक कार्बन वायु का अंदर घुसना, सौर ऊर्जा का अंदर घुसना, कॉस्मिक एनर्जी का अंदर घुसना और प्राणवायु का बाहर निकलना, ये पर्णछेद काम करता है। छेद माने गेट, और गेट को बंद करने का, खोलने का काम कौन करता है? ये सुरक्षा कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। अब ये जो अतिनील कणात हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, और रेडियोएक्टिव रेडिएशन, अगर उसको रोका नहीं गया तो ये पर्णछेदों में से अंदर जाते हैं, पत्तों में जाते हैं, पर्णछेदों में से टोमेटो में अंदर जाते हैं। दे डैमेज द सेल मेम्ब्रेन, ये जो कोशिकाओं की भित्तिका होती है उसको डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दे डैमेज द क्लोरोप्लास्ट, मैंने हरित द्रव्य जो होता है उसको भी डैमेज करते हैं अंदर। खाद्य निर्मित करने वाले हरित द्रव्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भित्तिका होते हैं, सेल वास होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो डीएनए होता है, गुण तत्व समूह, जन्नुक समूह, जन्नुक समूह में जन्नुकों का स्थानांतर भी करते हैं, ये आतंकवादी बनते हैं, जिससे वो पौधों का गुणधर्म ही बदल जाता है। इसको कहते हैं उत्परिवर्तन क्रिया, उत्परिवर्तन। इसमें दो है, स्वयं उत्परिवर्तन, सेल्फ म्यूटेशन, एंड इनडेड उत्परिवर्तन, बाहर से किया हुआ जबरन उत्परिवर्तन। ये बाहर से किया हुआ जबरन उत्परिवर्तन। जब ये अंदर स्वयं उत्परिवर्तन क्रिया से जन्नुकों को स्थानांतर करता है, तब उसकी रोग प्रतिरोध शक्ति, इनेट इम्यूनिटी को
कमजोर बनाता है पौधों को। नंबर 1, ईश्वर ने हर पौधों को आने वाले आपातकालीन स्थितियों से झगड़ने की क्षमता दी है। इतना ही नहीं, जो नेचुरल कैलामिटीज है, प्राकृतिक आपदाएं, उन पर जीत होने की, विजय प्राप्त करने की भी क्षमता पत्तों में ईश्वर ने दी होती है। जलवायु परिवर्तन से नुकसान न हो, इस तरह का अंदर प्रतिरक्षा दल पैदा करने की क्षमता पत्तों को ईश्वर ने दी है, हर पौधों को दी है। तो क्षमता को नष्ट करने का काम ये अतिनीलकरण, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो एक्टिव रेडिएशन करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित द्रव्य को डैमेज करता है, जो खाद्य निर्मित करता है। परिणाम स्वरूप खाद्य निर्मित बंद होती है, घटती। और पौधे द्वारा खाद्य निर्मित घट गई तो दाने का आकार थोड़ा होता है, गेहूं का आकार घट जाता है, उत्पादन घट जाता है। ये हो रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब ये अतिनील किरण और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर कमिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव के शरीर पर आते हैं, दे एंटर इन द ह्यूमन बॉडी, अंदर घुसते हैं। एंड क्या होता है, हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ देते हैं शरीर में। नंबर 1, गॉड हैज गिवन इनेट इम्यूनिटी टू ह्यूमन बीइंग। जन्म के समय जो हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति दी है ईश्वर ने, वो 5 स्तरीय काम करते हैं। एक सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, T lymphocyte cell, B lymphocyte cells, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। इन कोशिकाओं को नष्ट करने का काम ये करते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस यानी खनिजों का असंतुलन और हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये बहुत खतरनाक होता है जो कर रहा है। जब लड़कियां 16 साल 18 साल के बाद ऋतुस्नान होती थी, मंथली को चालू होता था, आज 10वें साल में एमसी चालू होती है। सही बात है। इट इज ए इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी। अगर इसको रोका नहीं गया तो 10 साल की नहीं, 5वें साल के लड़की को भी मंथली को चालू होगा। हो रहा है। प्रतिघात चक्र, ईश्वर का प्रतिघात चक्र, जो पाप हो रहा है विज्ञान के नाम। इसलिए ये जो अतिनील किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, एक खतरनाक आतंकवाद है। इसको रोकने के लिए ईश्वर ने एक व्यवस्था की है कि ब्रह्मांड से जो घातक रेडिएशन आ रहे हैं और सूरज में से जो रेडिएशन आ रहे हैं, अतिनील किरण आ रहे हैं, वो पृथ्वी पर न जाए, ऊपर के ऊपर उसको सोख लिया जाए। इसके लिए हमारे वायुमंडल के ऊपर ओजोन वायु का एक स्तर दिखा है। ओजोन वायु, ये ओजोन वायु क्या करता है, अतिनील किरण को सोख लेता है, ये रेडिएशंस को सोख लेता है और शुद्ध सौर ऊर्जा पृथ्वी पर भेजता है। एक फिल्टरिंग सिस्टम है। अब मालूम पड़ा वैज्ञानिकों को कि जो ओजोन का स्तर हमें प्रोटेक्शन दे रहा था, वो सीमा सुरक्षा दल था, उसको भी खंडप्राय छेद पड़े, विशाल का खंडप्राय, और ओजोन खत्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके लिए हमारा जो
विश्व स्वास्थ्य संगठन है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विशेष रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। इसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र पचरी वाज चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी इन द फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने हर 3 महीने उसका अभ्यास किया और रिपोर्ट डायरेक्ट करते हैं। उन्होंने अभ्यास करने के बाद मालूम पड़ा उनको कि ये ओजोन का थर नष्ट करने का काम कोई ग्रीन हाउस गैसेस कर रहा है। उनमें से 4 महत्वपूर्ण है: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, एंड later on HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या करते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन को खत्म करते हैं। यानी क्या करते हैं? ओजोन का एक रेणु मॉलिक्यूल प्राणवायु के 3 अणु से बनता है। यानी ओजोन वायु का एक परमाणु प्राणवायु के 3 अणु से बनता है। तो ये क्या करते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको तोड़ते हैं, मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, उनमें से एक प्राणवायु का अणु बाहर निकलता है, वो एक्साइटेड होता है और 2 अणु बचते में ओजोन का परिउत्पादन ऑक्सीजन में हो जाता है। और ये जो बाहर निकला प्राणवायु का अणु है वो एक्साइटेड होता है, वो दूसरे भी तोड़ता है, तोड़ते रहता है, एक चेन बनता है, ओजोन अपने आप नष्ट होता है। इस ओजोन को नष्ट करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड इसको बढ़ावा दे रहा है, नष्ट कर रहा है। ये नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन इसको नष्ट कर रहा है। परिणाम स्वरूप इतना सारा विशाल विनाश हम भुगत रहे हैं। एक गेहूं की फसल पर, एक उदाहरण के लिए मैं गेहूं का उत्पादन देता हूं। गेहूं को बीज अंकुरण से लेकर पक्वता काल तक 15 से लेकर 30 अंश तापमान चाहिए। यानी अंकुरण के लिए 15 अंश, बीज पक्वता दाने पक्वता काल में 30 अंश। गेहूं को जिस अवस्था में जिस इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट चाहिए, सूरज की रोशनी की तीव्रता चाहिए, अगर उस समय वो तीव्रता मिलती है तो गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़िया मिलता है। अब गेहूं को पक्वता काल में 30 अंश चाहिए और मार्च महीने में 42 अंश तापमान, सही है? इससे क्या हो रहा है? गेहूं का बायोलॉजिकल वॉच होता है, घड़ी अंदर वो बिगड़ गई है, हर पौधे की, हर फसल की अनकंट्रोल हो गई है। इससे उत्पादन प्रक्रिया के लिए कारण जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसको भी बहुत बड़ी क्षति होती है। ये विनाश नहीं तो क्या है? ये क्या विकास है? दूसरी बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो ओजोन को खत्म करते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? सूरज के रोशनी के साथ जो ऊष्मा आती है, हीट आती है, उसको सोख लेते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस। इनकमिंग हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। और पृथ्वी दिन भर तपते, रात को जो ऊष्मा ऊपर जाता है वो भी सोख लेते हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसेस का तापमान बढ़ता है। इसका मतलब है वातावरण का तापमान बढ़ गया, तो एक बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब पर्वत छेदों को ताला खोलने का काम सौर ऊर्जा करती है, सूरज की रोशनी करती है। यानी दिन भर 10 घंटे अगर सूरज की रोशनी मिलेगी पौधों को, तो ये ताला खुलता रहेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा,
ये 16 दिन के अंदर जाएगी और खाद्य निर्मित होती रहेगी। 10 घंटे एक छेद पूरी तरह खुलना चाहिए। खोलने का काम सौर ऊर्जा करके, सोलर एनर्जी करके, सूरज की रोशनी करके। इसका मतलब है दिन भर 10 घंटे अगर कोई बादल नहीं है, छाया नहीं है, तो खाना पकाने का काम दिन भर करता है। अब एक दिन में खूब तपते, दूसरे दिन बारिश, घने बादल छाते, रोशनी अंदर जाती ही नहीं, वरना छेद खुलते नहीं, तो दाना निर्मित कोरोना क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? लाखों जाने क्यों गई? अनेक कारण उसमें से ये है। Ultraviolet rays and radioactive radiations are responsible for photo. Which destroy the balance of the DNA. Deoxynucleic ribonucleic acid. तो ये जो विनाश काल चल रहा है, इसका कारण है ग्रीनहाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने का काम कौन कर रहा है? कौन सी खेती कर रहा है? गो आधारित कृषि और जैविक। एक अंश तापमान अगर बढ़ गया तो 40% उत्पादन घटता है। अगले 30 साल में 2 तापमान बढ़ेगा, 80% उत्पादन घटेगा। उसके बाद और तापमान बढ़ेगा, उत्पादन होगा ही नहीं। क्या खाएंगे? पत्थर? क्या कृषि वैज्ञानिक बात कोई टेक्नोलॉजी है पत्थर खा के जिंदा रख सकते हैं? ये भस्मासुर पैदा हुए, भस्मासुर। गो आधारित कृषि, रासायनिक कृषि और जैविक कृषि हो गई, ख्याल करें। तो इसके लिए हमें इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उसका बहिष्कार करने की आवश्यकता। इसलिए आपने शपथ ली थी सुबह कि आप इसके बाद गो आधारित कृषि और जैविक कृषि देखेंगे। राजा हरिश्चंद्र के कौन कौन है यहाँ बैठे वंशज, जो सपने में दिया वचन पाते। अरे खुले में तो वचन दिया पाते नहीं, तो वही सपने में क्या होता? ये तो समझ में आ गया विषय? समझ में आ गया क्या? जैसे विधानसभा में बैठे हैं, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पास, कोई चर्चा नहीं। पानी साथियों, सुभाष